साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करेंगे और इस प्रश्नावली को समझने से पहले इससे पहले की जो वीडियो है यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो वीडियो है पहले आप वो देख लेना, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद में ही वीडियो देखना है आपको, है ना। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यानी जो शून्य है वो परिमेय संख्या है क्या, वो बताना आपको। क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और जीरो को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है, क्योंकि इसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, जैसे मुझे यहाँ जीरो लाना है, तो अगर मैं जीरो में अगर एक का भाग दूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो में अगर मैं दो का भाग दूं तो भी मेरे पास जीरो ही आएगा। जीरो में मैं किसी भी संख्या का भाग दूं, n संख्या, मान लो n कुछ भी हो सकता है, लेकिन n क्या होगा, पूर्णांक होगा, है ना, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, जहां n क्या है, n पूर्णांक है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का भाग दूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि मैं इसे p बटा q के रूप में लिख सकता हूं, इसलिए ये मेरी क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आई। आप केवल इतना ही कर देना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये केवल आपको समझाने के लिए है कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। समझ आ गया। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जब भी आपको पूर्ण अंक दिया हो, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, बट्टे वाली संख्या हमको नहीं दी है, तो ऐसे प्रश्न आए और हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने का पूछे उससे एक अंक ज्यादा का हमें जो है इसके अंश और हर में गुणा करना है ना। जो मैंने बोला है उसको ठीक से समझना। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो 6 में एक जोड़ो, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो संख्या दी है 3, उसे लिखना है 3 बटा 1, और ऊपर नीचे यानी अंश और हर में मुझे किसका गुणा करना है, 7 का गुणा करना है। क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो वो 3 का 3 ही रहेगा, इसकी तुल्य भिन्न बन जाएगी, है ना। और अगली संख्या कितनी, क्या थी, 4, तो 4 बटा 1 लिख दो और ऊपर नीचे किसका गुणा कर दो, 7 का गुणा कर दो। ऐसा करने पर क्या होगा, 7 का 3 से गुणा हो जाएगा, 7 त्रिया 21 बट्टा 7 एकम 7, और यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 बट्टा 7 एकम 7। अब इन दोनों के बीच में ये है कितना, ये 3 ही है, लेकिन मैंने इसको तुल्य भिन्न में बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि मुझे इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, 21 बट्टा 7 और 28 बट्टा 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, नीचे आप बट्टा 7 लिख दो। ठीक है, 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, फिर उसके बाद 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7, है ना, और 27 बट्टा 7, और वापस कितना आ जाएगा, 28 बट्टा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 बट्टा 7 और 28 बट्टा 7, इनके बीच में मैंने कितनी परिमेय संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या लिख दी। ऐसा कब करना है, जब आपको पूर्ण संख्याएं दी हुई हो, है ना, यानी बट्टे वाली संख्या नहीं दी हुई हो, ऐसी पूर्ण संख्याएं दी हुई हो, तब आपको ऐसे काम करना है। समझ आया। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को जो है पीछे करके वापस आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, 3 बट्टा 5 और 4 बट्टा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो अब ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये बट्टे वाली संख्या है। ठीक है, तो
ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, अंश और हर में ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे हमें क्या हो, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं मिल जाए। तो यहाँ देखो हर इनका समान है, तो एलसीएम तो इनका 5 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 3/5 और 4/5 का ऊपर नीचे जो है मैं ऐसी संख्या से गुणा करूंगा कि मुझे इन दोनों के बीच में बहुत सारी संख्याएं मिल जाए। तो मैं अगर ऊपर नीचे 10 का गुणा करूं, है ना, तो ऊपर मुझे कितना मिल गया, 30 मिल गया, है ना। 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 मिल गया, और 5 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना मिल गया, 50 मिल गया। यहाँ पर भी 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, है ना, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 40, और 5 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा, 50। तो देखो ऊपर कितना आया, 30, और यहाँ कितना आया, 40। तो इन दोनों के बीच में मुझे जो है 9 परिमेय संख्याएं मिल सकती है ना। लेकिन हमें कितनी चाहिए, हमें 5 ही चाहिए। तो चलो हम केवल 5 ही लिख देते हैं। पहली संख्या कितनी है, 30/50 है। 30 के बाद क्या आता है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5। तो 36/50 अब हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब हम सीधी क्या लिख देते हैं, 40/50। तो हमने क्या करा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लिया। समझ आया? अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। यानी ये जो कथन है वो सत्य है या असत्य, वो हमें कारण सहित बताना है। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखो ये कथन आपको पूरा सही तरीके से कब समझ में आएगा, जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली वीडियोस देखोगे, है ना। तो पहले वो वीडियो देख लेना, इसके बाद ये प्रश्नावली मिलाना, आपको सब चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो ये कथन सत्य क्यों है, इसका कारण बता देते। ये कथन सत्य है क्योंकि देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या में आपको प्राकृत संख्या मिल जाएगी। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती रहती है ना, वो हमारी क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या। तो क्योंकि प्राकृत संख्या की सारी चीजें जो है पूर्ण संख्या में आपको मिल रही है, इसलिए ये कथन हमारा सत्य होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। अब इसका उत्तर कारण सहित बताना है, तो कारण क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, संग्रह मतलब समूह, यानी ये जो पूरा समूह है ना, 0 से लगाकर अनंत तक ये संख्या होती है, तो ये जो पूरा संग्रह है, ये इसमें जो है प्राकृत संख्या भी आपको मिल जाती है, इसलिए ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। इतिहास गवाह है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। तो ये कथन जो है हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा इसको समझो। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्याओं के साथ, यानी ये जो संख्या है 0 1 2 और ये अनंत तक चलती है ना, तो ये जो संख्या है इसके साथ जब हम ऋणात्मक संख्या भी ले लेते हैं, जैसे -1 -2 -3, और ये भी अनंत तक चलती रहती है, तो जो संग्रह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। तो अब ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या। तो आप कहोगे सर 0 से लगाकर 1 2 3 प्लस की जो ये संख्याएं हैं ये तो हमें पूर्ण में मिल जाएगी, लेकिन ये ऋणात्मक वाली संख्याएं हमें पूर्ण में नहीं मिलेगी, इसलिए ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। तो अब इसे कारण क्या लिखना है कि क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में
ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। ऋणात्मक संख्याएं संख्याएं नहीं होती है। और अगर ये हमें उल्टा पूछता, उल्टा कैसे, कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है क्या, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाता। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में हमें प्रत्येक पूर्ण संख्या मिल जाती, इसलिए ये उल्टा अगर हमें पूछता तो ये कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। समझ आई बात? तीसरा देखो, तीसरा कथन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब इसको समझो। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये जो p और q है वो क्या है, पूर्णांक है ना। यानी ये प्लस के माइनस के जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। और ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या का एक भाग है ना, एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, जबकि परिमेय संख्या एक बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, तो ये भी कारण हम दे सकते हैं, क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं संख्याएं परिमेय परिमेय संख्याओं का संख्याओं का एक भाग है, एक छोटा सा भाग है ना। तो ये कारण भी हम दे सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो।